यूनिट नंबर 2 है काइनामेटिक्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम देखते हैं काइनामेटिक्स क्या होता है। काइनामेटिक्स और डायनामिक्स जो हैं ये दो टाइप्स हैं मैकेनिक्स की। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था मैकेनिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में हमारी पहली ब्रांच जो थी वो मैकेनिक्स थी, जिसमें हमने कहा था स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स देयर इफेक्ट्स एंड कॉजेस इज सेड टू बी मैकेनिक्स। यानी कि मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के बारे में जो हम पढ़ते थे वो मैकेनिक्स में पढ़ते थे। मैकेनिक्स की आगे दो टाइप्स हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है और डायनामिक्स जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा। चैप्टर नंबर 2 में हमने काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ना है और फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास यही है कि डिफाइन काइनेमेटिक्स या व्हाट इज मेंट बाय काइनेमेटिक्स। यहाँ पे आपको बोल्ड हुआ हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं डिफाइन काइनेमेटिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। अब चूंकि मैंने बताया है कि मैकेनिक्स की दो टाइप्स हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, और काइनेमेटिक्स जो है चैप्टर 2 है और डायनामिक्स चैप्टर 3 है। चूंकि मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के बारे में मैकेनिक्स था, इसलिए ये भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी है। काइनेमेटिक्स भी ऐसा ही है और डायनामेटिक्स भी ऐसा ही है, लेकिन इनमें से एक में जिस वजह से मोशन होती है वो पढ़ेंगे और एक में जिस वजह से मोशन होती है वो हम नहीं पढ़ेंगे। यानी कि काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। जिस वजह से ऑब्जेक्ट मूव करता है वो बातें हम इसमें नहीं पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। जब डायनामिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम वो बातें पढ़ेंगे जिस वजह से ऑब्जेक्ट मूव करता है। और आप याद रखें ऑब्जेक्ट मूव किस वजह से करता है? नंबर 1, फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट मूव करता है। फोर्स के बारे में हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। नंबर 2, अपने वेट की वजह से, वजन की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करता हुआ जाता है, तो वेट के बारे में भी हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। तो फोर्स और वेट के बारे में हम डायनामिक्स में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था डिफाइन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा पेज नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 2, रेस्ट एंड मोशन के बारे में। डिफाइन एंड एक्सप्लेन रेस्ट एंड मोशन। एज लॉन्ग क्वेश्चन आए तो मैं अभी आपको करवा रहा हूं, और शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो डेफिनेशंस आती होती हैं। रेस्ट की डेफिनेशन आ जाती है और मोशन की डेफिनेशन आ जाती है। तो रेस्ट एंड मोशन मेन हेडिंग आ गई। उसके बाद फर्स्ट 2 लाइन वीसी वेरियस वाली 2 लाइनें कट कर दें, और ये इस वक्त जो बोल्ड हुआ है इसके ऊपर सब हेडिंग आनी है जो कि रेस्ट की आनी है। यहाँ पे हमने रेस्ट की डेफिनेशन की हुई है। रेस्ट की डेफिनेशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने गिरदोनवा की चीजों के लिहाज से, इर्द गिर्द की चीजों के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। जिस तरह हम बैठे हुए हैं और हम मूव नहीं कर रहे हैं, दीवार के लिहाज से हम भी वहीं पे ही हैं, मुख्तलिफ चेयर्स पड़ी हुई हैं, टेबल पड़ी हुई हैं कमरे में, उनके लिहाज से भी अपनी जगह नहीं तब्दील कर रहे हैं, डिस्टेंस नहीं बदल रहा है उसका और हमारा, इसका मतलब है हम रेस्ट में हैं। इसके ऑपोजिट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इर्द गिर्द की चीजों के लिहाज से अपनी जगह जो है वो चेंज कर रहा हो, जिस तरह अगर हम मूव करके जा रहे हो तो टेबल के करीब होते जाएंगे और दीवार से दूर होते जाएंगे, या किसी चीज के करीब हो रहे हैं किसी के दूर होते जा रहे हैं, तो हम इर्द गिर्द की चीजों के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम मोशन में होते हैं। तो रेस्ट की डेफिनेशन है मेन हेडिंग रेस्ट एंड मोशन, और साथ ही सब हेडिंग रेस्ट की डेफिनेशन। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो ये डेफिनेशन के फौरन बाद अब इसके आगे एक एग्जांपल लिख लें, क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन रेस्ट का आता है तो एग्जांपल साथ लिखनी होती है। इसके आगे लिख लें E.G. फॉर एग्जांपल a book placed on the table। चाहे तो रफ कॉपी में लिख लें
तो रेस्ट की डेफिनेशन के फौरन बाद हम लिखेंगे ईजी अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पे बुक पड़ी हुई है तो वो रेस्ट में मौजूद है। उसके बाद हमारे पास सराउंडिंग का लफ्ज जो है वो रेस्ट में इस्तेमाल हुआ था, तो ये हमारे पास बेसिकली सराउंडिंग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हेडिंग भी हम सराउंडिंग की देंगे। सराउंडिंग आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, यानी कि अगर मैं बैठा हुआ हूं तो मेरे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सारी की सारी मेरी सराउंडिंग कहलाती हैं। तो मेरे नेबर में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं वो मेरे लिए सराउंडिंग कहलाएंगे। तो किसी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं नेबर में वो उसके सराउंडिंग कहलाते हैं। तो ये सराउंडिंग की हेडिंग में जो मैंने बोल्ड किया हुआ है ये हमने लिखना है। उसके बाद हमारी हेडिंग आएगी मोशन की, और मैंने बताया था कि अगर इर्द गिर्द की चीजों के लिहाज से कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में होगा, और अगर सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह बदल रहा है तो वो मोशन में होगा। तो लिखा हुआ है मोशन की हेडिंग में, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो मोशन में तब होगा जब इर्द गिर्द की चीजों के लिहाज से वो अपनी जगह बदल रहा होगा। इसकी एग्जाम्पल भी आप खुद से लिख लें, ईजी a car moving on the road, e.g. a car moving on the road। गाड़ी रोड में जब चल रही होती है तो वो मोशन में होती है। तो e.g. a car moving on the road। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए डिफाइंड मोशन तो डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लिखनी है, डिफाइन रेस्ट आए डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लिखनी है। इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन एज शॉर्ट क्वेश्चन आती होती है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास ये जो इस वक्त मैं आपको बोल्ड करके दिखा रहा हूं ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे हेडिंग डालनी है एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन में हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि रेस्ट और मोशन जो है दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, यानी कि उनका आपस में ताल्लुक है रेस्ट और मोशन का। वो कैसे, वो एक एग्जांपल देता है। वो कहता है कि एक बस के अंदर अगर हम बैठे हुए हैं और बहुत से लोग बैठे हुए हैं और बस जो है वो आगे की तरफ मूव करती हुई जा रही है, तो बस के अंदर बैठे हुए लोगों के लिहाज से जो है वो हम रेस्ट में हैं, क्योंकि बस के अंदर लोगों के लिहाज से हम अपनी जगह बदल नहीं रहे हैं। लेकिन अगर हम प्लेटफॉर्म में खड़े हुए आदमी से पूछेंगे या बाहर किसी खड़े हुए आदमी से पूछेंगे कि हम रेस्ट में या मोशन में, तो वो देखेगा कि बस भी मूव करती हुई जा रही है और हम उसके अंदर भी मूव करते हुए जा रहे हैं और सराउंडिंग के लिहाज से जो है वो जगह तब्दील हो रही है, तो वो कहेगा कि अंदर पैसेंजर्स भी मोशन में है और बस भी मोशन में है। तो मैंने क्या बात की, मैंने कहा रेस्ट और मोशन का आपस में ताल्लुक है। अगर हम बस मूव करती हुई जा रही है तो उसके अंदर लोगों के लिहाज से हम रेस्ट में हैं, क्योंकि अगर हम अंदर बैठे हुए हैं तो अंदर पैसेंजर्स के लिहाज से हम रेस्ट में हैं, क्योंकि उनके लिहाज से सराउंडिंग के लिहाज से या हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिहाज से मैं अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा या हम अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर खड़ा हुआ है, बस में नहीं है, बाहर से ऑब्जर्व करता है, तो वो देखेगा कि बस भी सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील कर रही है और अंदर पैसेंजर्स भी कर रहे हैं, तो वो कहेगा बस भी मोशन में है और पैसेंजर्स भी मोशन में है। तो ये हमारे पास था सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन रेस्ट एंड मोशन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर the types of motion, या write the name of types of motion, write the names of types of motion। टाइप्स ऑफ मोशन जो है हमारे पास वो 3 किस्म की मोशन है और उनके नाम नीचे लिखे हुए हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और तीसरी वाइब्रेटरी मोशन। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो ऑप्शनल है। पहले में लिखा हुआ है ब्रैकेट में ट्रांसलेटरी मोशन के साथ लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। ये सिर्फ बताया गया है कि ट्रांसलेटरी की आगे 3 टाइप्स हैं, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर। इसी तरह वाइब्रेटरी मोशन के आगे लिखा हुआ है टू एंड फ्रो मोशन। ये बेसिकली आगे और पीछे मूवमेंट होती है वाइब्रेटरी मोशन, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन होती है। तो पेपर में अगर आए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, तो आप लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन और उनके नाम लिख देंगे। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, ब्रैकेट वाले की जरूरत नहीं है। नंबर 2 रोटेटरी मोशन
और नंबर 3 जो है वो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। नंबर 3 जो है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। तो ये 3 के नाम बस हमने लिखने हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था। थैंक यू स्टूडेंट्स।